समथिंग इन बिटवीन के 120वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राजनीति धारणा अर्थात परसेप्शन का खेल है। किसी दल या किसी नेता की जमीनी हकीकत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उस दल या नेता के संदर्भ में आम जनमानस में धारणा क्या है। ऐसा लगता है कि धारणा की सियासत का भाजपा ने नब्ज पकड़ लिया है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इस नब्ज को पकड़ने से चूक गए। केंद्र में साल 2014 से धारणा की यह राजनीति अपने चरम पर है और यह भी हकीकत है कि धारणा की इस राजनीति में भाजपा दूसरे दलों पर बहुत अधिक भारी पड़ रही है। भाजपा अपने सियासत के अनुरूप धारणा बनाती है और इस धारणा के निर्माण में वह मुख्य धारा की मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया का भी बेहद सीधे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। वर्तमान किसान आंदोलन का ही मामला लीजिए। केंद्र सरकार धारणा बना रही है कि यह आंदोलन उत्तर भारत के महज 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है और यह भी कि इन आंदोलनों के पीछे किसान नहीं बल्कि विपक्षी दल हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मीडिया में कृषि क्षेत्र से जुड़े इन तीनों कानूनों की गहरी विवेचना गायब है, जिसके कारण किसान आंदोलनरत है। उल्टे शुक्रवार को मीडिया के एक वर्ग में इस आंदोलन के पीछे पंजाब के अलगाववादी संगठन खालिस्तान का हाथ बता दिया गया। सोशल मीडिया में भी इन आंदोलनों के खिलाफ एक अभियान सा छिड़ा है। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि यह एक फर्जी आंदोलन है। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर वाकई 3 नए कानून किसान विरोधी हैं तो देश के दूसरे हिस्सों में किसान आंदोलन क्यों नहीं हो रहे। मगर क्या यही हकीकत है? सवाल है कि अगर तीनों कानून किसानों के हित में हैं तो सरकार यही बात किसान संगठनों को क्यों नहीं समझा पा रही है। आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मसलन पहली बार सरकार ने ही सड़कें खोदी। सड़कों पर अवरोध खड़ा करने के लिए राजमार्गों पर बड़े बड़े चट्टान डलवाए गए। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा और निकाय चुनाव हुए, नेताओं की रैलियां हुई, मगर किसानों से कहा गया कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर उन्हें देश की राजधानी में आने नहीं दिया जा सकता। वैसे क्या यह सच है कि किसानों का आंदोलन महज पंजाब हरियाणा तक ही सीमित है? अगर ये सच है तो इसकी क्या वजह है? क्या हम कह सकते हैं कि जिन राज्यों में आंदोलन नहीं हो रहे उन राज्यों में किसान खुशहाल हैं? यह सच है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में ही उग्र आंदोलन हो रहे हैं। कारण है इन्हीं 2 राज्यों में मंडी व्यवस्था सर्वाधिक दुरुस्त है। इन्हीं 2 राज्यों में अनाजों की सरकारी खरीद सबसे अधिक है और यह भी सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में इन्हीं 2 राज्यों के किसान ज्यादा खुशहाल हैं। इन किसानों को लगता है कि नए कानूनों से राज्यों की मंडी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। फिर इन राज्यों के किसानों को भी दूसरे राज्यों की तरह अपना अनाज खुले बाजार में बेचना होगा। अब ये सबको पता है कि खुले बाजार में हमेशा सरकारी खरीद के मुकाबले किसानों को अनाज की कीमत कम मिलती है। सरकारी खरीद के कारण ही पंजाब और हरियाणा के किसान फसलों पर थोड़ा मुनाफा हासिल कर पाते हैं। जहां तक दूसरे राज्यों में पंजाब हरियाणा की तरह आंदोलन के उग्र न होने की बात है तो इसका कारण दूसरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों के किसान खुशहाल हैं। बिहार में हाल ही में किसानों ने 1000 रुपए प्रति क्विंटल मक्का बेचा, जबकि मक्का का मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने 18 रुपए से ज्यादा तय किया था।
महाराष्ट्र के लाखों किसान कपास नहीं बेच पा रहे। महामारी के कारण सरकार कृषि मंडी उपज समिति के अंतर्गत तय एमएसपी के तहत अपने कोटे का कपास नहीं खरीद पाई। खुद संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संगठन के सदस्य दिनेश कुलकर्णी बीबीसी से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसानों का विरोध महज पंजाब हरियाणा तक सीमित है। इन कानूनों के कई पहलुओं पर अलग अलग राज्यों के किसान नाराज हैं। सरकार ने भारतीय किसान संगठन से बातचीत जरूर की, मगर हमारी मांग अब तक नहीं मानी। कुलकर्णी कहते हैं, खुला बाजार सरकारी खरीद का मुकाबला नहीं कर सकता। खुले बाजार में किसानों का शोषण होता है। क्योंकि उत्तर भारत में चावल और गेहूं की अधिक खेती होती है और इन्हीं किसानों को सबसे अधिक नुकसान का डर है। इसलिए उत्तर भारत में शेष भारत की तुलना में किसान अधिक आंदोलित हैं। आंदोलन के पंजाब और हरियाणा तक सीमित होने के कारण और भी है। मसलन राष्ट्रीय खरीद का आंकड़ा देखिए, सरकार कुल उत्पादन का महज 10% हिस्सा ही खरीद पाती है, मगर पंजाब में स्थिति दूसरी है। यहां 90% उत्पादन की सरकारी खरीद होती है। हरियाणा में भी यह आंकड़ा करीब 70% है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगने वाले अनाज को भी सरकार वरीयता के आधार पर खरीद लेती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के कुल सरकारी खरीद केंद्रों में पंजाब की हिस्सेदारी 33% है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 60% पहुंच जाता है। जाहिर तौर पर इस कारण इन्हीं क्षेत्रों और राज्यों के किसानों को नुकसान होने का भय सता रहा है और यही किसान सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल सरकार किसान आंदोलन के विपरीत धारणा तो बना रही है, धारणा बनाने में कामयाब भी दिख रही है। सरकार को धारणा बनाने में मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों का सहयोग भी मिल रहा है, मगर इसके खतरे भी हैं। खतरा यह है कि कई बार धारणा की राजनीति भारी भी पड़ती है। जैसे आपातकाल में यही धारणा की राजनीति इंदिरा गांधी पर भारी पड़ी थी। तब इंदिरा सरकार ने देश में अराजकता फैलने की धारणा बनाई थी। यह संदेश दिया था कि देश में अनुशासन लाने की जरूरत है, मगर इंदिरा की इस कोशिश का जो नतीजा निकला वह आज इतिहास है। सरकार भले ही ये सोचे कि पंजाब और हरियाणा में दिख रही इस जंग का दूसरे राज्यों पर असर नहीं पड़ेगा, मगर कई बार ऐसा होता नहीं है। ऐसी भी धारणा बन सकती है कि यह सरकार किसानों के खिलाफ है। जाहिर तौर पर जब विपरीत धारणा बनेगी तो इसका खामियाजा सरकार को ही उठाना पड़ेगा। नमस्कार।